नमस्कार, फूल्स ऑफ क्यूरियोसिटी में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम आपके दिए गए स्रोतों को देखते हैं, उनमें से ज़रूरी बातें और आइडियाज़ निकालते हैं। समझिए, ये दुनिया भर की जानकारी पाने का एक शॉर्टकट जैसा है, कुछ दिलचस्प किस्सों के साथ। हर बार हम किसी एक श्रोता के दिए स्रोतों का विश्लेषण करते हैं। तो आज की हमारी ये पड़ताल, ये हमें ले जा रही है 13वीं सदी में। हाँ, जहाँ एक तरफ था उत्तरी चीन पर राज करने वाला शक्तिशाली जिन राजवंश, और दूसरी तरफ एक उभरता हुआ योद्धा, चंगेज खान। आज के हमारे स्रोत इसी शुरुआती टकराव पर हैं। बिल्कुल। एक तरफ जिन सम्राट वानयान योंगजी का वो विशाल साम्राज्य, जिसे वो खुद कहते थे समंदर जैसा। हाँ, और दूसरी ओर चंगेज खान के घुमंतू कबीले। सम्राट ने उन्हें क्या समझा? बस मुट्ठी भर रेत। और यही बात मजेदार है, क्योंकि देखिए, जिन राजवंश उस वक्त शायद दुनिया की सबसे तगड़ी ताकतों में से एक था। हाँ, उनके पास पैसा था, बारूद जैसे आधुनिक हथियार थे। और वो चीन की महान दीवार की सुरक्षा भी तो थी। तो सवाल यह है कि उन्हें इन घुमंतू कबीलों से डरने की क्या जरूरत थी? सही बात, क्यों डरे वो? लेकिन जैसा स्रोत बताते हैं, ये कोई ऐसी वैसी कबीलाई सेना नहीं थी। और उनका नेता, वो भी कोई साधारण सरदार नहीं था, वो थे चंगेज खान। हाँ, वो चंगेज खान थे। और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। देखते हैं कैसे इस टकराव ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल। चंगेज खान की पहली चाल को ही देखिए, कितनी चतुराई थी उसमें। उसने महान दीवार पर सीधा हमला नहीं किया, नहीं, अपनी सेना को उसके किनारे से घुमाकर ले गया। अच्छा, और फिर? और 1214 तक वो बीजिंग, जो जिन राजधानी थी, उसकी दीवारों तक पहुंच गया। और ये दीवारें भी तो कोई मामूली नहीं थी। मैंने पढ़ा है करीब 12 मीटर ऊंची थी। हाँ, और 10 मील लंबी, सोचिए, और उन पर रक्षक तैनात थे। तो चंगेज खान ने क्या किया? सीधा हमला? नहीं, यही उसकी रणनीति दिखती है। उसने बाद में कहा भी, मैंने अपने आदमियों को हवा की रफ्तार से हमला करना सिखाया था, अब उन्हें भेड़िए की चालाकी सीखनी थी। भेड़िए की चालाकी मतलब सीधा भिड़ने के बजाय उसने शहर को घेर लिया और बस इंतजार करने लगा, एक लंबी घेराबंदी। उफ। और स्रोतों में इसका जिक्र तो बहुत भयानक है। शहर के अंदर हजारों लोग भूख से मर गए। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि नरभक्षण तक की नौबत आ गई थी, ऐसा कहा जाता है। कितनी क्रूर रणनीति थी ये, इंतजार की। क्रूर, हाँ, लेकिन असरदार। चंगेज खान ने तब तक इंतजार किया जब तक कि शहर वाले बिल्कुल टूट न गए। 1215 की गर्मियों की शुरुआत में, जब शहर थक चुका था, बस टूटने ही वाला था, तब उसने हमले का हुक्म दिया। और फिर तो दीवारें लांघी गई होंगी, रक्षक हार गए होंगे। हाँ, और फिर जो हुआ वो पूरी तबाही थी। स्रोत बताते हैं कि मंगोल सेना ने 1 महीने तक शहर को लूटा, जलाया। वो शहर जो कभी इतना शानदार था, रेशम और मसालों से भरा, वो राख हो गया। बिल्कुल। 1 साल बाद जब राजदूत वहां पहुंचे, उन्होंने लिखा कि बीजिंग की गलियां इंसानी चर्बी से फिसलन भरी थीं। और दीवारों के बाहर हड्डियों का पहाड़ खड़ा था। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। इस एक जीत ने, बीजिंग की जीत ने, चंगेज खान को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। देखिए, जिस शक्तिशाली जिन राजवंश ने उसे कम आंका था, उसे घुटनों पर ले आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं था, बल्कि एक चालाक रणनीतिकार भी था। सही कहा। और जैसा कि स्रोत कहते हैं, ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं था। अगली पूरी सदी में चंगेज खान और उसके बाद उसके वंशजों ने इतिहास का सबसे बड़ा जुड़ा हुआ जमीनी साम्राज्य बनाया। कितना बड़ा? जापान के सागर से लेकर यूरोप में हंगरी तक, करीब 1.2 करोड़ वर्ग मील का इलाका। बाप रे! ये तो सिकंदर महान के साम्राज्य से भी 4 गुना बड़ा हुआ। और रोमन साम्राज्य से 2 गुना। अविश्वसनीय। और शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये साम्राज्य बनाया किसने? हाँ, सिकंदर या जूलियस सीजर की तरह चंगेज खान को कोई बनी बनाई सेना या राज्य तो मिला नहीं था विरासत में। बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उसने बिखरे हुए, आपस में लड़ते कबीलों को एकजुट किया। वो कबीले जिनके पास न कोई स्थायी घर था, न कोई खास संपत्ति, उन्हें एक ऐसी ताकत बना दिया जिसे कोई हरा ना सके। और वो भी कहां से शुरू करके? स्रोत बताते हैं फ्रॉट बिगिनिंग्स, यानी बेहद मुश्किल हालात से। शून्य से शुरुआत करके। सही। तो इन सब बातों का, इन स्रोत का निचोड़ क्या है? यही कि चंगेज खान सिर्फ एक क्रूर विजेता नहीं था, वो एक असाधारण नेता था, एक रणनीतिकार। उसने मुश्किल हालात देखे, अपनी रणनीति बदली, दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाया।
बिल्कुल। बीजिंग का पतन बेशक बहुत क्रूर था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ। यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है ना? स्रोत बताते हैं कि चंगेज खान ने मुश्किल हालात से शुरुआत की, बिखरे कबीलों को जोड़ा। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर घुमंतू जीवन की वो कौन सी खास चुनौतियां थीं, या चंगेज खान के अपने शुरुआती नेतृत्व में वो कौन से गुण थे जिसने उसे और उसके लोगों को वो अनुशासन दिया, वो लचीलापन दिया कि वो एक ऐसी अजेय शक्ति बन गए जिसने शून्य से शुरुआत करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये वाकई सोचने वाला सवाल है। क्या आप जानते हैं कि वो अपनी 40 की उम्र तक चंगेज खान बने ही नहीं थे? सही कह रहे हैं। उनका ज्यादातर जीवन तो तैमूजन के नाम से ही बीता। हाँ। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे वो एकदम मुश्किल, मतलब शून्य जैसी स्थिति से उठे। वही तो। देखिए, जन्म के समय हाथ में खून का थक्का, जिसे लोग बहादुर योद्धा का संकेत मानते थे। हाँ, एक तरह का शगुन माना गया। लेकिन बचपन बहुत ही कठिनाई भरा। सिर्फ 8 या 9 साल के थे जब पिता को जहर दे दिया गया। और उसके बाद कबीले ने भी उन्हें और उनकी माँ को मतलब बेसहारा छोड़ दिया। हाँ, मैदानों में भटकते रहे, खाने के लिए कभी जंगली फल, कभी चूहे, कभी पक्षी। उनकी खुद की एक बात है, हमारी परछाइयों के सिवा हमारा कोई दोस्त नहीं था। सोचिए वो माहौल, 13वीं सदी का मंगोलिया, बहुत ही क्रूर जगह थी। वहां अगर आपके दोस्त नहीं हैं तो आप खतरे में हैं। सही। तैमूजिन मतलब चंगेज खान का जो असली नाम था, वो ये बात बहुत जल्दी समझ गए थे। उनके पास कोई संख्या बल नहीं था शुरुआत में। तो रास्ता क्या था? रास्ता था गठजोड़, सही लोगों से दोस्ती करना। ये सिर्फ सियासत नहीं थी, ये जिंदा रहने की जरूरत थी उस वक्त। और उन्होंने पहला बड़ा कदम उठाया भी जल्दी, सिर्फ 16 साल की उम्र में। हाँ, उलखुनुट कबीले की बोर्ते से शादी। और उनका वो कथन भी है, बोर्ते मेरी थी और उसका कबीला भी। मतलब इरादे साफ थे। बिल्कुल, लेकिन कहानी सीधी नहीं चली। शादी के फौरन बाद ही मेरकेट कबीले ने हमला कर दिया और बोर्ते को अगवा कर लिया। हाँ, अब यहाँ तैमूजिन की सोच देखिए। वो जानते थे कि अकेले बदला लेना नामुमकिन है। जैसा कहते हैं ना, शक्ति चाहिए तो शक्तिशाली दोस्त भी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तोगरुल नाम के एक बड़े ताकतवर नेता से संपर्क किया, याद दिलाया कि वो उनके पिता के दोस्त हुआ करते थे। अच्छा। और दोस्ती पक्की करने के लिए एक बहुत कीमती सेबल का कोट तोहफे में दिया। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था, ये सोचा समझा कदम था। एक तरह का निवेश कह सकते हैं। बिल्कुल, और ये काम कर गया। तोगरुल ने मदद की और फिर तेमुजिन ने मेरकेट पर हमला किया, बोर्ते को वापस जीता और दुश्मन कबीले का मतलब पूरी तरह सफाया कर दिया। उनका वो बयान भी है, हमने उनके परिवारों को नष्ट कर दिया। ये दिखाता है कि वो कितने निर्मम हो सकते थे। हाँ, और ये सिर्फ बदला नहीं था, ये मंगोलिया में उनकी ताकत के उदय की असली शुरुआत थी। यहीं से वो शक्ति के केंद्र में आने लगे। लेकिन सत्ता की राह आसान नहीं होती, दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। जमुखा के साथ क्या हुआ? वो तो बचपन के दोस्त थे। हाँ थे, लेकिन जमुखा को शायद तेमुजिन की बढ़ती ताकत और खासकर उनका वो सिद्धांत कि वो काबिलियत को ज्यादा महत्व देते थे, ना कि खानदान को। अच्छा, ये बात जमुखा को पसंद नहीं आई। हाँ, शायद यही वजह बनी। दोनों के बीच अविश्वास बढ़ा और फिर खुला युद्ध छिड़ गया। और वो लड़ाई तो बहुत भयानक थी। सुना है जमुखा ने शुरू में तेमुजिन को हराया भी था। हाँ, हराया था, और उसने जो किया वो बहुत क्रूर था। तेमुजिन के पकड़े गए सेनापतियों को जिंदा उबाल दिया। ओह, ये तो बहुत ही वहशीपन है। बिल्कुल, लेकिन तेमुजिन ने हार नहीं मानी। उन्होंने कसम खाई कि वो दोबारा नहीं हारेंगे। और वो जीते भी। 1204 में, है ना? हाँ, 1204 में तेमुजिन ने जमुखा को निर्णायक रूप से हरा दिया। और जमुखा की मौत, उसके बारे में भी एक कहानी है। हाँ, कहते हैं जमुखा ने ऐसी मौत मांगी जिसमें खून ना बहे, मतलब एक तरह से सम्मानजनक मौत। तो तेमुजिन में उसकी पीठ तुड़वा दी। क्रूरता भी और वचन का पालन भी। कमाल है। इस जीत के बाद तो तेमुजिन का रास्ता साफ हो गया होगा। बिल्कुल, इस जीत ने उन्हें मंगोलिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना दिया। कोई मुकाबला नहीं रहा। और फिर आया वो साल 1206। हाँ, 1206, 2 साल बाद। तब उन्होंने सभी बिखरी हुई मंगोल जनजातियों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया और खुद को चंगेज खान घोषित किया। हाँ, चंगेज खान यानी सार्वभौमिक शासक। और ये आंकड़ा ध्यान देने वाला है, तब वो अपनी 40 की उम्र पार कर चुके थे। सोचिए, विश्व विजय का सपना उन्होंने जीवन के मध्यकाल में देखना और पूरा करना शुरू किया। बिल्कुल, और एकजुट मंगोलों का पहला बड़ा निशाना
कौन बना? उत्तर पश्चिमी चीन का पश्चिमी जिया साम्राज्य। और उसके बाद बीजिंग की बारी आई 1214-15 में। वो घेराबंदी तो बहुत मशहूर है। हाँ, जिन राजवंश के खिलाफ। आज दुनिया के लगभग 3 अरब लोग उन देशों में रहते हैं जो कभी न कभी मंगोल साम्राज्य का हिस्सा थे। ये संख्या बताती है कि उनका प्रभाव कितना गहरा और दूर तक था। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, हाँ, तो हमने देखा कि कैसे तेमुजिन, जो बाद में चंगेज खान बने, बिल्कुल शून्य से शुरू हुए, अपमान सहा, लेकिन अपनी रणनीतिक समझ, सही समय पर बनाए गए गठजोड़ और हाँ, निर्मम सैन्य अभियानों के दम पर वो शिखर तक पहुंचे। और वो आंकड़े, वो वाकई कहानी को एक अलग नजरिए से दिखाते हैं। बिल्कुल, जैसे 40 की उम्र के बाद खान बनना, बीजिंग की वो महीनों लंबी घेराबंदी और उसके बाद की तबाही के आंकड़े, या फिर वो 1.2 करोड़ वर्ग मील का विशाल साम्राज्य और आज के 3 अरब लोग, ये सब संख्याएं उस कहानी को मानवीय पैमाने से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती। और आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है, कैसे एक आदमी ने बिखरी हुई, आपस में लड़ती हुई, मुश्किल से 20 लाख लोगों की निरक्षर जनजातियों को एकजुट किया और उन्हें एक ऐसी अजेब फौजी ताकत में बदल दिया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। क्या ये सिर्फ उनकी सैन्य प्रतिभा और क्रूरता थी, या फिर जैसा आप कह रहे हैं, उनके शुरुआती जीवन के संघर्षों ने, उन मुश्किल हालातों ने उन्हें कुछ ऐसा सिखाया जो शायद किताबी ज्ञान से परे था? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। खैर, ये एक दिलचस्प कहानी है जिस पर और भी बहुत बात हो सकती है। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मंगोल इतने अजेय कैसे बन गए। उनकी फौजी ताकत, वो चालाक रणनीतियां और हाँ, वो खौफ जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को झुका दिया। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। बिल्कुल, और ये देखना बड़ा अहम होगा कि उनकी ये क्या कहते हैं युक्तियां, ये सिर्फ जीत के लिए नहीं थी। इनका असर बहुत लंबे समय तक रहा। ये सिर्फ तलवार का खेल नहीं था, इसके पीछे गहरी सोच थी। तो शुरुआत करते हैं उन चीजों से जिन्होंने मंगोलों को इतना सफल बनाया। सबसे पहले उनकी फौजी काबिलियत। स्रोत तो यही बताते हैं कि भाई घुड़सवार, तीरंदाज उनकी जान थे। हाँ, वो तो थे ही, बचपन से ट्रेनिंग, और वो घोड़े के चारों पैर हवा में हो तब भी निशाना लगाना, कमाल की बात है ये। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ तीरंदाजी ही नहीं है ना, उनकी संचार व्यवस्था भी तो गजब की थी। जी हाँ, संचार, ये बहुत महत्वपूर्ण था। जरा सोचिए, इतनी विशाल दूरियों पर सेनाओं में तालमेल रखना, और ये उन्होंने शायद जानवरों को घेरने की, शिकार की तकनीकों से सीखा था। ये उन्हें दुश्मन को धीरे धीरे घेरने में मदद करता था। और चालाकी, जासूसों का इस्तेमाल करना, झूठी खबरें फैलाना, जैसे वो किस्सा है ना, एक सुल्तान को उसी के लोगों के खिलाफ भड़का दिया। हाँ, मनोवैज्ञानिक युद्ध और वो नकली वापसी की रणनीति। मैं हमेशा सोचता हूं कि दुश्मन बार बार कैसे धोखा खा जाते थे, है ना? शायद जीत की इतनी उम्मीद होती होगी कि हाँ, शायद यही मनोवैज्ञानिक दबाव भी तो था। और फिर वो नई टेक्निक अपनाने में भी माहिर थे। चीन से घेराबंदी के हथियार सीखे, मोर्टार, बारूद। अच्छा, तो मतलब वो सिर्फ अपनी पुरानी तकनीकों पर निर्भर नहीं थे। बिल्कुल नहीं, ये उनकी व्यवहारिकता दिखाता है। मतलब नतीजा चाहिए, तरीका कहीं से भी आए। ये सोच उस दौर की कई सेनाओं से बिल्कुल अलग थी। ये चीज उन्हें बहुत खतरनाक बनाती थी। और फिर आता है आतंक का पहलू। वो शायद सबसे ज्यादा असरदार था। चंगेज खान का संदेश तो सीधा था, सिर झुकाओ बच जाओगे, लड़ोगे तो मिट जाओगे। और ये सिर्फ धमकी नहीं थी। जो शहर लड़ते थे उनका हश्र बहुत भयानक होता था। पुरुषों का कत्लेआम, महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव, शहर के शहर मलबे में तब्दील कर दिए जाते थे। इसे उदाहरण स्थापित करने वाला नरसंहार कहा गया है ना? क्रूर, लेकिन शायद प्रतिरोध को तोड़ने में बहुत कारगर। बिल्कुल। चीन में ही उनके शुरुआती अभियानों को देखें तो लाखों लोग मारे गए होंगे, लेकिन ख्वारिज़मीद साम्राज्य वाला मामला तो वो सबसे भयानक था। हाँ, जब शाह ने दूध का सिर कलम कर दिया था। चंगेज खान का गुस्सा तो जैसे इतिहास बदलने वाला साबित हुआ। कहते हैं करीब 2 लाख की फौज भेजी थी उसने। गुरगल शहर की घेराबंदी सोचिए, 5 महीने चली, और उसके बाद कहा जाता है कि हर मंगोल सिपाही को हुक्म था कि वो कम से कम 10 लोगों को मारे। ये आंकड़े शायद बढ़ा चढ़ाकर हों, लेकिन बर्बादी का अंदाजा तो लगता है। और मर्व शहर, जिसकी लाइब्रेरी इतनी मशहूर थी, 1.5 लाख किताबें, सब खत्म, पूरी तरह तबाह कर दिया गया।
ये सिर्फ मारकाट नहीं थी, ये उस ज्ञान और संस्कृति का भी विनाश था। और इस सबके बीच चंगेज खान का वो बयान, मैं ईश्वर का दंड हूँ। अगर तुमने बड़े पाप न किए होते तो ईश्वर मुझ जैसा दंड तुम पर ना भेजता। हाँ, ये उनके नजरिए को भी दिखाता है और शायद उनके मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक हिस्सा भी था, खुद को दैवीय शक्ति से जोड़ना। फिर 1227 में चंगेज खान की मौत हो गई, लेकिन उसका सपना तो अधूरा था, दुनिया जीतने का। कहते हैं उसने ये काम अपने वारिसों पर छोड़ा था। तो उसके बाद क्या हुआ? ये विजय अभियान कैसे जारी रहा? रुके नहीं वो। उसके बेटे और उत्तराधिकारी ओगेदेई खान ने पश्चिम की तरफ ध्यान दिया। 1237 में रूस पर हमला हुआ, शहर जला दिए गए। 1240 में कीव भी तबाह हो गया। मैंने पढ़ा है कि पोप के दूत ने लिखा था कि शायद ही कोई जिंदा बचा हो। हाँ, तबाही बहुत बड़ी थी। फिर मंगोल पोलैंड और हंगरी में घुस गए। यूरोपीय सेनाएं उनकी रफ्तार और रणनीति के आगे टिक नहीं पा रही थीं। वो वियना के दरवाजे तक पहुंच गए थे। तो ऐसा लगा कि अब पूरा पश्चिम यूरोप उनके कब्जे में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, लेकिन तभी अचानक वो वापस चले गए। अचानक? क्यों? ओगेदेई खान की मंगोलिया में मौत हो गई थी और रिवाज के मुताबिक सभी प्रमुख सेनापतियों और राजकुमारों को नया खान चुनने के लिए वापस लौटना था। तो मतलब यूरोप को एक तरह से अनजाने में ही मोहलत मिल गई। हाँ, एक अप्रत्याशित जीवन दान मिला। वो फिर कभी उतनी ताकत से यूरोप नहीं लौटे। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो हमने देखा कि कैसे नई फौजी तकनीकें, मनोवैज्ञानिक युद्ध, बेहतरीन संचार और हाँ, वो निर्मम क्रूरता, इन सब के मेल ने मंगोलों को इतना प्रभावी बनाया। इतिहास की शायद सबसे असरदार फौजों में से एक। बिल्कुल। और ये याद रखना भी जरूरी है कि इस कामयाबी की कीमत बहुत भारी थी। लाखों जानें गईं, अनगिनत संस्कृतियां, ज्ञान के भंडार सब नष्ट हो गए। तो जब हम इसे बड़े पैमाने पर देखते हैं तो ये जीत और तबाही की एक बहुत जटिल कहानी है। इसके निशान आज भी कहीं ना कहीं दिखते हैं। आज की इस बातचीत से मेरे जहन में एक आखिरी सवाल घूम रहा है। दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर राज करने वाले चंगेज खान की कब्र आज तक एक रहस्य क्यों है? एक शासक जिसने दुनिया में इतनी उथल-पुथल मचाई, उसकी आखिरी आरामगाह का इस तरह गुमनाम रहना, ये उसके जीवन और उसकी विरासत के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? और इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल हम यहीं समाप्त करते हैं।